नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, विजेता ग्लोबल स्टडीज में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और आशा करते हैं आप लोग जहां भी होंगे मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी जो आज का न्यूज आया हुआ है, जितने भी पुराने शिक्षक थे जो 2011 के पहले जिनको नियुक्ति मिला था, उनके लिए भी सरकार ने टीटी परीक्षा अनिवार्य कर दिया है। मतलब टीटी परीक्षा पास करना ही करना पड़ेगा उनको, और उनको एक टाइम पीरियड भी दे दिया गया है, उसी के अंदर में पास करना है। और आप लोगों का भी शायद संभावित जो डेट है लगभग जुलाई में मान के चलिए आप लोगों का यूपीटीटी का एग्जाम होगा। तो आइए बिना समय गंवाए हुए आज जो हम अपना टॉपिक है बाल विकास का अर्थ एवं सिद्धांत, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं आज का जो टॉपिक है बाल विकास का अर्थ एवं बाल विकास के सिद्धांत। ये सारे परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे सीटेट का आप तैयारी कर रहे हो या यूपी टेट का कर रहे हो या रीट का कर रहे हो या एमपी टेट का, मतलब किसी भी राज्य के टीचिंग परीक्षा पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो सबके लिए ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता ही आता है। आप लोग अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो बहुत सारा क्वेश्चन मिल जाएगा बाल विकास से, बाल विकास के सिद्धांत और बाल विकास के अर्थ से। ठीक है, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए हम लोग देखते हैं, चर्चा करते हैं इस पे। तो सर्वप्रथम यहाँ पे देखिए लिखा हुआ बाल विकास का अर्थ। बाल विकास का अर्थ, अब देखिए बाल विकास जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, बाल और विकास। ठीक है, तो बाल से संबंधित है, मतलब बालक के विकास से। तो ठीक है, बाल विकास का जो जनरली अर्थ हो गया क्या, बालक के विकास से है। ठीक, अब देखिए बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने बाल विकास को अपने शब्दों में परिभाषित किया है। ठीक है, लेकिन आज हम लोग थोड़ा सा जो साधारणतया जनरली परिभाषा उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं, उसके अर्थ के बारे में समझ लेते हैं कि बाल विकास का अर्थ से क्या मतलब है। तो बाल विकास मनोविज्ञान का वह शाखा है जिसके अंतर्गत बालक के व्यवहार, स्थितियों एवं उन सभी कारणों का अध्ययन किया जाता है जो बालक के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो बाल विकास में क्या हम लोग अध्ययन करते हैं, बालक के व्यवहार के ऊपर जो भी कारक प्रभाव डालते हैं उन सब का अध्ययन किया जाता है। अब यहां हम लोग देख लेते हैं, जैसे एक मनोवैज्ञानिक है क्रो एंड क्रो, बहुत ही फेमस मनोवैज्ञानिक है क्रो एंड क्रो। ठीक, वो क्या कहते हैं बाल विकास के बारे में, इन्होंने परिभाषित किया है बाल विकास वह विज्ञान है जो बालक के व्यवहार का अध्ययन गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत तक करता है। देखिएगा कहां से कहां तक, गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत तक करता है। अब देखिए जैसे मनोवैज्ञानिक है, कभी कभी एग्जाम में क्या करेगा, इनका स्टेटमेंट दे देगा, पूछ देगा ये कौन से मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने इसको इस परिभाषा को दिया है, तो डायरेक्ट नाम पूछ लेता है। इसलिए जो देखिए जो मनोवैज्ञानिकों का स्टेटमेंट है वो तो रटना याद ही करना, एक तरह से याद करना पड़ेगा, या थोड़ा बहुत समझ लेंगे हम लोग। जैसे अब इनके परिभाषा में क्या है, क्या कर रहे हैं, बाल विकास वह विज्ञान है जो बालक के व्यवहार का अध्ययन कहां से, गर्भावस्था, यहां देख लीजिए एक तरह से कीवर्ड हो गया, गर्भावस्था से कहां तक, मृत्यु पर्यंत तक करता है। ठीक है, तो इस तरीके से याद कर सकते हैं आप। अब यही डार्विन जो मनोवैज्ञानिक हुए वो क्या कर रहे हैं, डार्विन के अनुसार बाल विकास व्यवहारों का वह विज्ञान है जो बालक के व्यवहार का अध्ययन गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत तक करता है। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ये भी क्या कर रहे हैं, गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत तक करता है, लेकिन थोड़ा सा अंतर क्या है, यहाँ क्या कर रहे हैं, क्रो एंड क्रो कर रहे हैं बाल विकास वह विज्ञान है, लेकिन यहाँ क्या कर रहे हैं, बाल विकास व्यवहारों का वह विज्ञान है, तो थोड़ा सा अंतर हो गया। तो डार्विन के अनुसार क्या है, बाल विकास व्यवहारों का वह विज्ञान है जो बालक के व्यवहार का अध्ययन कहां से, गर्भावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत तक करता है। ठीक है, अब इसी प्रकार जो हार्लॉक हैं, बहुत ही फेमस मनोवैज्ञानिक है अपने समय की, हार्लॉक एक क्या है, एक लेडी मनोवैज्ञानिक है, लेडीज मनोवैज्ञानिक। ठीक है, हार्लॉक, और हार्लॉक जी क्या कहती हैं, तो इनके अनुसार क्या है,
इन्होंने परिभाषित किया है बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जो गर्भाधान से लेके मृत्यु पर्यंत तक होने वाले मनुष्य के विकास की विभिन्न अवस्थाओं में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करता है। ठीक है, हालाक जी के अनुसार क्या है, जो बाल विकास है, बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जो गर्भावस्था से, ठीक है, सॉरी गर्भाधान से, अब यहां देखिएगा, यहां इन्होंने इनका जो कीवर्ड है गर्भाधान से, इस तरह से याद कर सकते हैं आप लोग, गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत तक होने वाले मनुष्य के विभिन्न अवस्थाओं में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करता है। ठीक है, अब जैसे विभिन्न अवस्थाओं से क्या मतलब है, जैसे देखिए जो बालक के विकास का क्रम होता है वो कई स्टेज से होकर गुजरता है। जैसे पहला जो प्रारंभिक 280 दिन का होता है, क्या होता है, गर्भावस्था होता है। उसके बाद 2 साल तक शैशवावस्था में, फिर बाल्यावस्था में, फिर किशोरावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था। तो कई स्टेज से मनुष्य का विकास होता है। ठीक है, उसी के बारे में कह रही है कि जो विभिन्न अवस्थाओं में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन इसमें किया जाता है इनके अनुसार। तो आशा करते हैं समझ में आया होगा आप लोगों को बाल विकास का अर्थ। अब आइए हम लोग चर्चा कर लेते हैं बाल विकास का महत्व। ठीक है, बाल विकास का क्या क्या महत्व है। देखिए बाल विकास का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, बाल विकास का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है जीवन में। ठीक है, कैसे, अब देखिए यहां पे हम लोग चर्चा करेंगे। पहला तो बाल विकास का जो महत्व है, शिक्षार्थी की दृष्टि से बाल विकास का महत्व, शिक्षार्थी के दृष्टि से किस प्रकार से बाल विकास का महत्व है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो जो शिक्षार्थियों के लिए सर्वप्रथम तो ये एनालाइज, मतलब वो निश्चित करने में इनको मदद मिलता है कि किस प्रकार का बालक है। जैसे यहां दिया है विशिष्ट बालकों का अध्ययन, जो शिक्षार्थी की दृष्टि से अगर देखेंगे तो बाल विकास का महत्व क्या है, विशिष्ट बालकों का अध्ययन। अब देखिए विशिष्ट बालक कौन होते हैं, चाइल्ड विथ स्पेशल नीड, मतलब जिनको स्पेशल नीड की आवश्यकता होती है। विशिष्ट बालक ऐसे बालक होते हैं जिनको किसी शिक्षण अधिगम में विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चों को ही क्या कहते हैं, विशिष्ट बालक या विशेष बालक। अब ये विशिष्ट बालक या विशेष बालक कौन होते हैं, देखिए या ये एक प्रकार के मंद बुद्धि भी हो सकते हैं, या कक्षा में जो बहुत तेज बच्चे हैं वो भी विशिष्ट बालक में आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि इनको क्या है, शिक्षण अधिगम में विशेष आवश्यकता है, मतलब अलग तरीके की शिक्षण अधिगम की आवश्यकता पड़ेगी। अगर मंद बुद्धि का बालक है तो उसको क्या करना पड़ेगा, शिक्षक को अलग से क्लास देना पड़ेगा। या बहुत तेज बच्चा है तो क्या करेगा, बहुत जल्दी उसको समझ में आएगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसी के अनुसार जो टीचर है या शिक्षक है उसको उसके अनुरूप क्लास को समायोजित करना पड़ेगा, कि जिससे उसका पूरा भरपूर समायोजन हो सके उस बच्चे का। ठीक है, तो पहला जो शिक्षार्थी की दृष्टि से बाल विकास का महत्व है, पहला विशिष्ट बालकों का अध्ययन। अब जैसे छोटा बच्चा है तो जैसे जैसे उसमें विकास होगा तो देखिए क्या होता है, मतलब बच्चों के छोटे गुण से ही उनको देखने से ही पता चल जाएगा किस प्रकार का बच्चा है। देखिए बहुत आप लोग छोटे होंगे तो आप लोग देखेंगे कुछ बच्चे होते हैं बहुत तेज होते हैं, ठीक, कुछ बच्चे होते हैं बहुत ही मतलब धीमी, मतलब मंद बुद्धि के, छोटे पे ही होते हैं। तो सबका क्या है, अलग अलग विकास है। तो यही इसी बात को यहाँ पे कह रहे हैं कि विशिष्ट बालकों का अध्ययन। तो यहीं पे छोटे बच्चों को ही हम लोग देख के उनके स्टेज से ही एनालाइज कर सकते हैं किस प्रकार का बच्चा है, विशिष्ट बालक है क्या। फिर दूसरा है क्या, रुचियों, प्रेरणाओं और मूलभूत प्रवृत्तियों का अध्ययन। अब जब छोटा बच्चा है तो उसी समय हम लोग क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं कि उसकी रुचि किस प्रकार की है, उसका जो मूलभूत प्रवृत्ति, उसकी प्रवृत्तियां कैसी हैं छोटे बच्चे की, या ठीक है। तो इस सब का हम लोग, छोटा बच्चा है तो हम उसी समय उसके बारे में देख सकते हैं। और तीसरा क्या है, बालक की विशिष्ट योग्यताओं का अध्ययन। ठीक है, अब जैसे
आप लोग बहुत ज्यादा कहावत सुने होंगे कि पूत के पांव पालने में ही दिखाई देते हैं। ठीक है, बहुत पुरानी कहावत है लेकिन बहुत सटीक कहावत है। अब बहुत सारे बच्चे होते हैं जो छोटे होते हैं, उसी समय से क्या होता है, एक जैसे कोई बड़ा आदमी आता है ना, बुजुर्ग देख के कहता है अरे ये तो बहुत तेज होगा आगे चल के, या आप लोग भी कभी कभी देखते होंगे बहुत एक्टिव छोटा बच्चा होता है, कभी कभी बहुत एक्टिव होता है। इससे पता चल जाता है क्या कि ये अपने जीवन काल में बहुत आगे जाएगा, या बहुत तीव्र बुद्धि का होगा, या तो किसी किसी का देखिए ऐसा माना भी गया है जो शैशवा अवस्था होता है ना, बच्चों का जो शैशवा अवस्था होता है वो उस समय उनकी सीखने की सबसे ज्यादा क्षमता होती है। शैशव अवस्था में ही बच्चों की सीखने की सबसे ज्यादा क्षमता होती है। तो इस प्रकार हम लोग विशिष्ट योग्यताओं वाले बच्चों को पहचान सकते हैं उनके विकास की दर से, विकास की दर को देख के। और नेक्स्ट है बालकों के विकास की अवस्थाओं का अध्ययन। तो भाई ये तो सबको पता है कि कोई भी मनुष्य या जो भी बालक है वो कई स्टेज से होकर अपने जीवन काल में, अपने विकास के दौर में कई स्टेज से होकर गुजरता है। शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था में जाता है, फिर उसके बाद से किशोरावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था, और इस दौरान क्या होता है, उसका पूरा विकास होता है। ठीक है, तो बालक के विकास की अवस्थाओं का अध्ययन का मतलब क्या है कि शुरुआती दौर में हम लोग देख सकते हैं बालक का जो विकास है किस गति से हो रहा है। देखिए आप लोग पढ़े भी होंगे, जानते भी होंगे, क्योंकि देखिए हर बालक अपने आप में क्या है, विशिष्ट बालक है। ठीक है, देखिए कोई भी बालक सेम नहीं है, सभी बच्चे क्या हैं, अपने आप में विशिष्ट बच्चे हैं, विशिष्ट बालक होते हैं। क्यों? क्योंकि सबकी अपनी अपनी क्षमता होती है, अपना अपना योग्यता होता है। ठीक, सीखने की योग्यता होती है, काम करने की योग्यता होती है, और सभी बालकों का जो वृद्धि और विकास होता है भिन्न भिन्न होता है, एक समान नहीं होगा। क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। तो इस प्रकार हम बालक के विकास की अवस्थाओं का अध्ययन कर सकते हैं, उनका विकास किस क्रम में जा रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है शिक्षक की दृष्टि से बाल विकास का महत्व। मतलब एक शिक्षक के लिए किस प्रकार का रोल प्ले करता है बाल विकास, बच्चों का जो बाल विकास है एक शिक्षक के लिए किस प्रकार रोल प्ले करता है, मतलब किस प्रकार उनके लिए इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। तो शिक्षार्थी की दृष्टि से बाल विकास का महत्व, विशिष्ट बालकों का अध्ययन, हाँ ठीक, शिक्षक की दृष्टि से अभी हम लोग उसको उस पर चर्चा कर चुके थे। दूसरा जो पॉइंट है हमारा, शिक्षक की दृष्टि से बाल विकास का महत्व, मतलब एक शिक्षक को जो बाल विकास है वो किस प्रकार से रोल प्ले करता है उनको समझने के लिए। तो जैसा कि आपको पता होगा, आप भी भावी शिक्षक हैं फ्यूचर के, आप लोग भी जब शिक्षक बन जाएंगे और मान लीजिए अगर आप लोगों का प्राइमरी में एज ए टीचर हो जाते हैं तो वहां पे क्या होगा, छोटे बच्चों को आपको पढ़ाने का मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा। तो वहां पे आप लोगों को ज्यादा इस बाल विकास जो आप लोग पढ़ रहे हैं इसका प्रयोग करने को ही लाभ मिलेगा वहां पे। कैसे? अब वहां जब आप लोग जाएंगे तो अभी जो हम लोग पढ़े हैं ना, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कौन से हैं, ठीक, किस वहां पे आप लोगों को देखने को मिलेगा, कुछ बच्चे होंगे जो बहुत तेज होंगे, कुछ बच्चे होंगे जिनका विकास थोड़ा सा स्लो होगा, धीमा होगा। ठीक है, किसी का व्यवहार अलग होगा, तो हर तरह के वहां पे बच्चे मिलेंगे। तो शिक्षार्थी को जो शिक्षक है उनको किस प्रकार से समझने का मौका मिलता है। अब देखिए जब आपको वहां पे विशेष तरह के बच्चे जब मिलेंगे तो आप क्या करेंगे, उसी हिसाब से उनके लिए जो अपना पाठ्यक्रम है वो बनाएंगे, उनको पढ़ाने के लिए अपना शिक्षण अधिगम और प्रभावशाली बनाएंगे, शिक्षण टूल्स का प्रयोग करेंगे जिससे उनको और अच्छा समझ में आए। लेकिन कब? जब आप उन बच्चों को समझ पाएंगे तब। तो बाल विकास बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उन शिक्षकों के लिए भी, शिक्षकों को उनके विषय में समझने के लिए, उन बच्चों को समझने के लिए, इसी बात को कह रहे हैं। तो शिक्षक की दृष्टि से बाल विकास का महत्व,
तो जैसा कि पहला पॉइंट जो क्या कर रहा है, बालक के विकास के विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान। अब जैसे मान लीजिए छोटा बच्चा है, अगर अभी क्या है प्राइम वहां जा रहा है एडमिशन कराने के लिए, तो आप उसकी अवस्थाओं से जान सकते हैं ना कि कितना उसको ज्ञान है, क्या है, मतलब कितनी उसकी किस प्रकार की बुद्धि है या समझने की क्षमता क्या है। तो ये सब समझने में क्या करता है, बाल विकास हेल्प करता है। उसकी अवस्था से आप पता कर सकते हैं किस उम्र का एज का है वो बच्चा, कैटेगराइज करने में आपको आसानी हो जाएगी। फिर पाठ्यक्रम निर्माण में सहायता प्रदान करता है। अब जब आप बच्चे को पूरा समझ जाएंगे कि हाँ ये विशेष आवश्यकता वाला बच्चा है या ये बहुत तेज बच्चा है या मंद बुद्धि वाला बच्चा है, तो उसके हिसाब से क्या करेंगे, आप अपने आप को समायोजित करेंगे, पाठ्यक्रम को समायोजित करेंगे, ठीक है, कि जिससे सभी बच्चों को समान अवसर, मतलब ये सबको लाभ मिल सके। अपनी शिक्षण अधिगम को आप और अधिक प्रभावशाली करेंगे उनको समझ के, ठीक है। तो इसमें भी ये शिक्षक को महत्व पूर्ण सहायता देता है। फिर शिक्षक को प्रभावशाली शिक्षण विधियों की जानकारी देता है। अब क्या करेगा एक शिक्षक, जब उस बच्चे को समझ लेगा इसको किस प्रकार की आवश्यकता है, किस प्रकार के शिक्षण की आवश्यकता है, तो उसी प्रकार से वो क्या करेगा, शिक्षण विधियों का प्रयोग करेगा उसको समझाने के लिए, शिक्षण टूल्स का उपयोग करेगा उनको समझाने के लिए, ठीक है। अनुशासन बनाए रखने में मनोवैज्ञानिक, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, अनुशासन बनाए रखने में मनोवैज्ञानिक तरीकों की जानकारी देना। अब जब बच्चा सारे क्लास के बच्चों को समझ जाएगा तो उनकी मानसिक स्थिति को भी समझ जाएगा। अब क्लास में किस तरह से अनुशासन बनाए रखना है, बच्चों को किस तरह से और प्रभावशाली तरीके से व्यवस्थित करना है, तो उसके लिए वो क्या करेगा, अपना मनोवैज्ञानिक तरीके का इस्तेमाल कर सकता है। तो उसमें भी क्या करता है, बाल विकास हेल्प करता है शिक्षकों को। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं अपने। अब हम लोग चर्चा करेंगे क्या, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है बाल विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है, बाल विकास के सिद्धांत। अब देखिए इसमें भी क्या है, बाल विकास के सिद्धांत। तो देखिए कोई भी सिद्धांत है वो क्या होता है, एक निश्चित, बाल विकास का जो सिद्धांत है क्या है, एक निश्चित सिद्धांत होता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे जो मनोवैज्ञानिक हैं गैरिसन तथा अन्य, अब अन्य कोई वैज्ञानिक का, मनोवैज्ञानिक का नाम नहीं है, जैसे जो मेन मनोवैज्ञानिक हैं गैरिसन, उनके साथ कुछ लोग और जुड़े हुए थे, इसीलिए उनको गैरिसन तथा अन्य के रूप में कहा जाता है। अब इनके अनुसार क्या है, जब बालक विकास की एक अवस्था से दूसरे अवस्था में प्रवेश करता है तो क्या होता है, उसमें विभिन्न प्रकार के परिवर्तन दिखाई देता है। और अध्ययनों से यह सिद्ध किया गया है कि ये जो परिवर्तन है एक, मतलब ये एक निश्चित सिद्धांतों के अनुरूप होते हैं, ठीक है, एक निश्चित सिद्धांतों के अनुसार होते हैं। इन्हीं को क्या कहा जाता है, विकास का सिद्धांत, ठीक है। एक बार और देख लीजिए, गैरिसन तो अन्य क्या कह रहे हैं, बाल विकास, मतलब इनके अनुसार क्या है, बाल विकास एक बालक के एक अवस्था से दूसरे अवस्था में जब वो प्रवेश करता है तो उसमें कुछ परिवर्तन दिखाई देता है, ठीक है। और ये सिद्ध किया जा चुका है कि ये जो परिवर्तन हो रहा है एक निश्चित सिद्धांतों के अनुसार होता है। यही क्या है, बाल विकास का सिद्धांत। मतलब बाल विकास का सिद्धांत क्या है, एक निश्चित सिद्धांत है, ये याद रखिएगा। अब जो पहला सिद्धांत परिभाषित किया गया है, निरंतर विकास का सिद्धांत, कंटिन्यूअस प्रोसेस, मतलब डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। क्या है, डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, कंटिन्यूअस प्रोसेस, ठीक है। तो निरंतर विकास का सिद्धांत, तो विकास का जो पहला सिद्धांत क्या है कि विकास एक निरंतर
गति में चलता रहता है निरंतर। मतलब विकास क्या है, डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, मतलब विकास जीवन पर्यंत तक चलेगा। जन्म से लेके विकास, जब तक आदमी जिंदा रहेगा तब तक क्या होगा, उसके अंदर विकास होता रहेगा। वही कह रहे हैं कि विकास का जो सिद्धांत है क्या है, कि एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, मतलब ये जीवन पर्यंत तक चलता है। कहां तक चलेगा, जीवन पर्यंत, जीवन पर्यंत तक होता है। ठीक है। दूसरा सिद्धांत है क्या, विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत। ठीक है। अब डगलस डगलस जो मनोवैज्ञानिक हैं, डगलस डगलस और हालैंड, दो मनोवैज्ञानिक हैं लोग। डगलस और हालैंड के अनुसार बाल जो विकास है ना, एक विभिन्न गति का सिद्धांत है। मतलब इसमें जो गति है, कभी मान लीजिए किसी भी बालक के विकास की गति जैसे कभी धीमी हो सकती है, किसी की बहुत तीव्र गति से हो सकती है। तो क्या है, एक प्रकार का ये विभिन्न गति का सिद्धांत है। ठीक है। और इसी में देखिए, ये भी एक सिद्धांत है विभिन्न गति के सिद्धांत में। आप लोग पढ़ेंगे पूर्व कथनीयता का सिद्धांत। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले इस पे चर्चा किए ना। पूर्व कथनीयता का सिद्धांत का मतलब क्या है, जैसे कोई छोटा बच्चा है और कोई अनुभवी बुजुर्ग आता है, कभी कोई घर में देखते होंगे, देख के कहता अरे नहीं होता है कि ये बच्चा बहुत आगे जाएगा, बहुत अच्छा, नहीं आप लोग देखते हैं, कहते हैं क्रिकेटर बनेगा बच्चा या फुटबॉलर बनेगा। तो इसी को कहा जाता है कि मतलब विकास क्या है, पूर्व कथनीयता का सिद्धांत भी है। मतलब किसी बच्चे का विकास हम एक निश्चित क्रम में होता है, इसलिए हम लोग पहले से इसके प्रति भविष्यवाणी, उसके वृद्धि और विकास को देख के हम लोग भविष्यवाणी भी कर सकते हैं। और एक कहावत भी है कि पूत के पाँव पालने में ही दिखाई दे देते हैं कि वो क्या आगे चल के क्या बनेगा। उसी के बारे में कहा जाता है कि विकास क्या है, पूर्व कथनीयता का सिद्धांत है। मतलब पहले से उसके प्रति, उसके बारे में भविष्यवाणी किया जा सकता है उसके विकास को देख के, उस बच्चे को। और इसमें विभिन्न प्रकार की गति है, मतलब कि जैसे किसी बच्चे का जो विकास हो रहा है बहुत तीव्र गति से हो रहा है, किसी बच्चे का बहुत धीमी लेवल से हो रहा है, धीमी गति से हो रहा है, स्लो हो रहा है। ठीक। अब तीसरा पॉइंट है विकास के क्रम का सिद्धांत। जो तीसरा सिद्धांत है क्या है, विकास क्रम का सिद्धांत। मतलब विकास जो होता है वो एक क्रम में होता है, एक क्रम का पालन करता है। जैसे किसी बालक का जो गामक स्किल है, मोटर स्किल आप लोग पढ़े होंगे, फाइन मोटर स्किल एंड मतलब सूक्ष्म गत्यात्मक स्किल और सुथुल। ठीक है, ये दो गत्यात्मक स्किल होते हैं, इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। जो मोटर स्किल है, मोटर स्किल, इसको हम लोग क्या कहते हैं, गत्यात्मक विकास या गामक विकास। आप लोग पढ़ेंगे आगे, बताया जाएगा गामक विकास। ये दो प्रकार का होता है। पहला होता है क्या, सूक्ष्म गत्यात्मक स्किल, और दूसरा क्या होता है, सुथुल। तो इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। कहने का मतलब ये क्या है, विकास क्या करता है, एक क्रम का फॉलो करता है, क्रम को फॉलो करता है। मतलब किसी भी बच्चे का जो विकास होता है एक क्रम में होता है। जैसे वो भाषा जो सीखता है वो भी क्या करेगा, एक क्रम ही तो सीखता है। या जो उसका मोटर स्किल है, मोटर गामक स्किल है, जैसे देखेंगे छोटा बच्चा क्या होता है, पहले सर को उठाएगा, फिर हाथ को चलाएगा, पैर को चलाएगा, इस प्रकार धीरे धीरे पूरे शरीर पे कंट्रोल करता है। तो क्या कर रहा है, एक निश्चित क्रम में ही तो हो रहा है। तो उसी के बारे में कहा गया है। अब जैसे में जन्म के, देखिए जन्म के समय बालक क्या करता है, छोटा बच्चा जब जन्म लेता है तो उसमें क्या करता है, खूब रोता है। ठीक है, वही जब 3 महीने का बच्चा हो जाता है तो
वो क्या करेगा, एक विशेष प्रकार, गले से अपने विशेष प्रकार का आवाज निकालेगा। फिर जब धीरे धीरे और बड़ा होता है, 6 महीने का हो जाएगा, तो एक आनंद की ध्वनि उत्पन्न करता है। जैसे देखेगा, खुश होगा, हंसेगा, उस तरह के कुछ ध्वनि निकालेगा। फिर जब वही 7 महीने या 7 महीने से थोड़ा सा बड़ा होता है, तो अपने माता पिता के लिए एक शब्द निकालता है, दादा दादी के लिए, माता पिता के लिए क्या, माँ, पा। पहला शब्द क्या होता है, पा, बा, दा, ये सब क्या है, इसको दा कर लीजिएगा, ठीक। दा आदि शब्दों का प्रयोग करने लगता है जब 7 माह का होता है। तो क्या कर रहा है, एक निश्चित क्रम में हो रहा है ना। जन्म के समय क्या करेगा, रोएगा। 3 माह का जब होगा तो क्या, एक गले से उसके जैसे नहीं, कभी कभी विशेष प्रकार का आवाज निकालता है छोटा बच्चा जो होता है 3 महीने का। वही जब 6 महीने का बच्चा होगा तो क्या करेगा, एक आनंद, मतलब किसी को देख के जैसे खुश होना, उस समय जो ध्वनि निकालता है, आनंद की ध्वनि निकालता है। फिर जब 7 महीने या उससे थोड़ा सा बड़ा होता है, अपने माता पिता के लिए क्या कहेगा, एक शब्द निकालेगा, पा। जैसे सब पहला शब्द बोलता है ना, पा, बा, दा आदि शब्दों का माँ प्रयोग करने लगता है बच्चा, छोटा बच्चा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट सिद्धांत है, चौथा, विकास दिशा का सिद्धांत। जो विकास होता है क्या है, एक दिशा का सिद्धांत है, मतलब एक दिशा का अनुसरण करता है, ठीक है। ऐसे नहीं विकास हो जाएगा, मतलब एक दिशा के अनुरूप विकास होता है। ऐसा नहीं एक बिना दिशा का हो जाएगा, ठीक है। तो विकास में एक दिशा होती है, वही क्या कर रहा है, विकास दिशा का सिद्धांत, मतलब विकास में एक दिशा होती है और एक दिशा का पालन करता है। जैसे आप लोग देखे होंगे, जब एकदम नवजात शिशु होता है, छोटा बच्चा, तो सर्वप्रथम क्या करेगा, देखिए सर्वप्रथम अपने सर पे कंट्रोल करता है, हिलाएगा, उठाएगा। उसके बाद से आंखों को इधर उधर नचाता है, फिर हाथ थोड़ा सा उठाएगा, पैर उठाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सीफेलोकार्डल, मस्तकाधोमुखी या शीर्षागामी। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, शीर्षागामी, शीर्षागामी, ठीक है, या मस्तकाधोमुखी, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सीफेलोकार्डल। इसमें क्या होता है, ये जो विकास का क्रम होता है, जैसे आप लोग छोटा बच्चा देखे होंगे, ठीक है। पहले क्या करेगा सर, ये बूम टू टूम होता है, बूम टू हेड टू टो, ये जो होता है हेड टू टो, इसी को क्या कहते हैं, हेड टू टो, ठीक है। मतलब बूम टू टेल, ठीक है, हेड टू टेल भी कहा जाता है इसको। शीर्षागामी विकास या सीफेलोकार्डल, इंग्लिश में सीफेलोकार्डल, मस्तकाधोमुखी या शीर्षागामी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, बच्चे का विकास, मतलब इसमें सर्वप्रथम मस्तकाधोमुखी या शीर्षागामी में क्या करता है, अपने सर पे कंट्रोल करेगा बच्चा, ठीक है। फिर धीरे धीरे हाथों और पैरों पे कंट्रोल करेगा, मतलब हेड टू टेल या हेड टू टोए, मतलब सिर से लेके जो विकास होगा कहां होगा, पैरों की तरफ होगा। जो विकास का क्रम होगा सिर से पैरों की तरफ होगा, ठीक है। जो विकास का क्रम होगा ये शीर्ष से पैरों की तरफ होगा, शीर्ष से पैरों की तरफ, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सीफेलोकार्डल। वही दूसरा क्या है, प्रॉक्सिमो डिस्टल, केंद्राभिमुख, ठीक है, मतलब सेंटर टू आउटवर्ड, सेंटर टू आउटवर्ड, सेंटर टू आउटवर्ड, मतलब केंद्र से बाहर की तरफ। इसमें क्या होता है, बच्चे का विकास, जैसे मान लीजिए यहां बना दे रहे हैं छोटा सा फिगर। जैसे मान लीजिए बच्चा है, बहुत अच्छा हमको फिगर नहीं बनाने आता है, जैसे छोटा बच्चा है मान लीजिए, ठीक है। इसमें क्या होता है, हेड टू टो, मतलब सिर से पैर की तरफ जो विकास होता है इसमें, ठीक है। सर्वप्रथम इसमें बच्चा शीर्षागामी में क्या करता है, सीफेलोकार्डल में शीर्ष अपने सर पे कंट्रोल करेगा, फिर हाथों और पैरों पे नियंत्रण करेगा धीरे धीरे। तो हेड टू टो होता है, सिर से पैरों की तरफ शीर्षागामी में। अब वही प्रॉक्सिमो डिस्टल में क्या होता है, केंद्राभिमुख में सेंटर टू आउटवर्ड, मतलब केंद्र से ये मान लीजिए केंद्र है, केंद्र से बाहर की तरफ, ठीक है।
क्या करेगा बच्चा, मतलब केंद्र से बाहर की तरफ, ठीक, कंट्रोल करेगा अपने शरीर पे। मतलब पहले क्या करेगा, पूरे हाथ को, फिर पंजों को, फिर जैसे पैर पे, फिर अपने शरीर के सारे अंगों पे धीरे धीरे नियंत्रण करता है। मतलब केंद्र से शुरू होगा और बाहर की तरफ जाएगा, ठीक। मतलब कहने का मतलब क्या है, जब जैसे हाथ उठाएगा ना तो पूरे हाथ पे पहले कंट्रोल करेगा, फिर इसके अंगुलियों पे, ठीक। तो इस तरह से जो होता है केंद्र से बाहर की तरफ, उसे हम लोग केंद्राभिमुख कहते हैं। तो यही क्या है, दो तरह का विकास दिशा का सिद्धांत होता है। एक होता है सीफेलोकार्डल, शीर्षागामी, दूसरा होता है प्रॉक्सिमो डिस्टल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, केंद्राभिमुख, या इसको सेंटर से आउटवर्ड, ठीक। अब जो नेक्स्ट है विकास का सिद्धांत, पांचवा, विकास का सिद्धांत है एकीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, एकीकरण का सिद्धांत। अब इसमें देखिएगा, इसको हम लोग समझ सकते हैं, एकीकरण का विकास का जो एकीकरण का सिद्धांत होता है इसमें क्या होता है। आप लोग देखे होंगे जब भी कोई छोटा बच्चा होता है, तो अभी हम लोग दिशा का जो चर्चा किए हैं, सेम उसी प्रकार छोटा बच्चा क्या करता है, वो सर्वप्रथम क्या करेगा, सर्वप्रथम अपने पूरे जैसे पैरों, जैसे हाथों को उठाएगा, ठीक है, हाथों पे कंट्रोल करेगा, फिर हाथों के बाद क्या करेगा, मतलब शरीर के पहले पूरे भाग पे, ठीक है, शरीर के पूरे भाग पे कंट्रोल करेगा, फिर मतलब शरीर के सारे अंगों पे पहले कंट्रोल करेगा, फिर अंगों के जो भाग होते हैं, जैसे मान लीजिए हाथ पे पहले कंट्रोल करेगा, हाथ के जो भाग हैं कौन से, अंगुलियां, फिर इनके ऊपर धीरे धीरे कंट्रोल करेगा, ठीक। जैसे पैरों पे करेगा, फिर पैरों के अंगुलियों पे करेगा, ठीक, गर्दन पे करेगा, सिर पे करेगा, इस तरह से, ठीक। मतलब सर्वप्रथम क्या करेगा, पूरे शरीर पे कंट्रोल करेगा, फिर शरीर के सभी अंगों के जो भाग हैं उन पे कंट्रोल करेगा, और फिर बाद में क्या करेगा, उन सबको एक साथ समन्वय करेगा। जब धीरे धीरे कंट्रोल करेगा तो क्या करेगा, एक बार में क्या करेगा, हाथ उठाएगा और अंगुलियों को भी चलाएगा। तो यही क्या है, एकीकरण का सिद्धांत है। विकास का एकीकरण का सिद्धांत का मतलब क्या है, सर्वप्रथम बच्चा क्या करता है, पहले अपने शरीर के सभी अंगों पर नियंत्रण करेगा, फिर अंगों के अलग अलग भागों पर नियंत्रण करता है, और सबको एक साथ समायोजित करके उसमें एकीकरण करता है। मतलब अंगों के साथ साथ क्या करेगा, शरीर के भागों पे भी नियंत्रण कर लेता है, मतलब हाथ चलाएगा और उसके साथ साथ अंगुलियों को भी चलाना शुरू कर देता है। अब नेक्स्ट जो सिद्धांत है, छठवां, परस्पर संबंध का सिद्धांत। देखिए थोड़ा सा टाइपिंग में इधर है, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, परस्पर संबंध का सिद्धांत। मतलब विकास कैसा होता है, विकास ऐसा होता है क्या कि केवल शरीर का विकास होगा, या केवल मानसिक विकास होगा, या केवल चेतना का विकास हो जाए आपके, या मतलब व्यवहार का विकास हो जाए, ऐसा नहीं होता ना। विकास जब होता है किसी भी मनुष्य का, तो शारीरिक विकास भी होगा, उसका गामक विकास भी होगा, मानसिक विकास भी होगा, संवेदनात्मक विकास भी होगा, ठीक है। और ये सारे कैसे होंगे, परस्पर एक दूसरे से संबंधित होते हैं। ऐसा नहीं है कि शारीरिक विकास हो गया तो उसके मानसिक विकास, मतलब शारीरिक विकास के साथ साथ क्या हो रहा है, उसके मानसिक विकास भी हो रहा है, मतलब उसके सोचने समझने की क्षमता भी में भी बदलाव आ रहा है, फिर संवेदनात्मक विकास भी हो रहा है। उसी हिसाब से वो क्या करेगा, अपना व्यवहार करेगा, संवेदनशील बनेगा। और इन सब में क्या होता है, परस्पर संबंध होता है। शारीरिक विकास प्लस मानसिक विकास इसी के साथ क्या होगा, संवेगात्मक विकास, ठीक है। मतलब शारीरिक विकास प्लस मानसिक विकास और संवेगात्मक विकास, मतलब जो विकास होगा मनुष्य का वो सभी क्षेत्रों में होगा, और उन सब में क्या होगा, परस्पर संबंधित होगा। मतलब जैसे जैसे बच्चा विकास करेगा, उसका शारीरिक विकास करेगी, उसकी बुद्धि में विकास होगा, उसके व्यवहार में, उसके आचरण में
विकास होगा, और सभी क्या है, मतलब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, परस्पर संबंध का सिद्धांत। अब आता है हमारा 7वां सिद्धांत विकास का, व्यक्तिगत विभिन्नता का, व्यक्तिगत मतलब व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेज। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहां, देखने से ही पता चल जा रहा है क्या, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत मतलब क्या है, जो विकास व्यक्तियों का, मतलब किसी भी दो आदमी को लेंगे या दो बच्चों को ले लीजिए, तो क्या उन दोनों व्यक्तियों या उन बच्चों का जो विकास होता है सेम होगा क्या? सेम नहीं होगा ना भाई। किसी का थोड़ा सा तीव्र होता है विकास, किसी का थोड़ा सा स्लो होगा। वही कह रहा है, मतलब अगर आप देखेंगे किसी दो बच्चों का अगर विकास हो रहा है तो कोई बच्चा बहुत पढ़ने में तेज होगा, दूसरा बच्चा हो सकता है खेलने में बहुत तेज हो, खिलाड़ी हो जाए, या कोई और बच्चा ले लीजिए जो हो सकता है बहुत अच्छा गाना गाता हो। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है ना कि सबका जो विकास है वो अलग अलग होता है। अगर दो व्यक्तियों से तुलना किया जाए तो सब में क्या होता है, अलग अलग विकास होता है। ठीक, किसी की रुचियों में भाई सबका रुचि तो समान नहीं होगा ना, सबका अलग अलग विकास होता है। कोई बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत कोई छोटा रहता है, थोड़ा सा हाइट कम होता है। देखते हैं ना आप लोग, आता है कम्प्लान का प्रचार, तो क्या कहते हैं उसमें, टालर बनने के लिए कम्प्लान पीजिए। तो कहने का मतलब है विकास सबका क्या है, विभिन्न है, भिन्नता होती है, विकास में भिन्नता होती है, एक समान किसी का विकास नहीं होता है। अब आइए देखा जाए नेक्स्ट जो सिद्धांत हमारा 8वां, समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। ठीक है, समान प्रतिमान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। अब समान प्रतिमान का सिद्धांत क्या है, तो जो मनोवैज्ञानिक हार्लॉक हैं, हार्लॉक के अनुसार, जो लेडीज मनोवैज्ञानिक हैं हार्लॉक, इनके अनुसार क्या है, मतलब जितनी भी जातियां हैं वो क्या करती हैं, अपने समान बच्चा पैदा करते हैं या समान प्रजनन करते हैं। ठीक है, यहां जातियों से मतलब ये नहीं है कि ये हिंदू हैं, ये मुस्लिम या यादव हैं या ब्राह्मण हैं, इस जात से मतलब नहीं है। सभी जातियों से मतलब प्रजाति, जैसे मान लीजिए मनुष्य हो गया, मनुष्य जाति हो गई अलग, मनुष्य, फिर हो गया क्या आपका पशु हो गया, पशु पक्षी। ठीक, इस प्रकार की जातियां, मतलब जो सभी जातियां हैं वो अपने समान शिशु का क्या करेंगी, जन्म देंगी, शिशु को जन्म देंगी या अपने समान प्रजातियों का प्रजनन करेंगी। ठीक है, तो यही क्या हो गया, समान प्रतिमान का सिद्धांत। मतलब जितनी भी पृथ्वी पर प्रजातियां हैं वो क्या करेंगी, अपने समान प्रजनन, अपने समान शिशु का प्रजनन करेंगी। ऐसा नहीं ना कि भाई हाथी आदमी को पैदा कर देगा या आदमी से हाथी पैदा होगा। तो वही हालत कहती हैं कि जितनी भी प्रजातियां हैं, जितनी भी जातियां हैं वे अपने समान शिशु का प्रजनन करती हैं। अब आइए जो 9वां हमारा सिद्धांत है विकास का, सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत। ठीक है, क्या कह रहे हैं, सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत। अब इसमें क्या होता है, जब किसी भी जैसे बच्चे का, जब जो छोटा बच्चा होता है उसका विकास होता है तो सर्वप्रथम क्या करता है, अभी इसके पहले भी हम लोग चर्चा किए हैं, तो सर्वप्रथम क्या करता है, जैसे उसको अगर हाथ से इशारा करना होगा ना, तो जब छोटा बच्चा रहता है सर्वप्रथम पहले अपने भुजाओं पे, अपने हाथों पे नियंत्रण करेगा। उसके बाद से हाथ का जो भाग है, अंग है, अलग अलग अंगुलियों पे, इन सब पे नियंत्रण करेगा। फिर उसका क्या करेगा, एकीकरण करेगा। तो वही कह रहे हैं कि जो विकास होता है सामान्य से विशिष्ट की तरफ होता है। ठीक है, मतलब सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत, पहले क्या करेगा, वो अपने शरीर के सभी अंगों पे नियंत्रण स्थापित करेगा, फिर उसके अलग अलग भागों पे नियंत्रण करके उसका एकीकरण करेगा।
यही है सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत। अब जो 10वां आता है हमारा सिद्धांत, वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। देखिए, विकास में, मनुष्य के विकास में या बालक के विकास में केवल वंशानुक्रम ही नहीं रोल प्ले करता है, तो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है क्या? वातावरण। अब इसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं? अब देखिए, वातावरण का मतलब क्या है? बच्चे का आसपास का परिवेश, उसका एजुकेशन, उसके आसपास रहने वाले लोग कैसे हैं, उसका जो पालन पोषण किस तरीके से हो रहा है, ठीक, उसको शिक्षा किस प्रकार दिया जा रहा है, किस स्थान से बिलोंग कर रहा है, ये सारे क्या है? उसके आसपास के वातावरण है, परिवेश है। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए एक गरीब का बच्चा है, ठीक, जो गांव में रहता है, और एक बहुत ही हाई फाई सोसाइटी से बिलोंग करने वाला बच्चा है, ठीक, दोनों बच्चों का अगर देखेंगे तो विकास क्या होगा? दोनों का भिन्न भिन्न होगा। क्यों? क्योंकि बेचारा जो गरीब का बच्चा होगा उसको भोजन, जो अच्छे क्वालिटी का भोजन मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा, उसको अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाएगी, ठीक, तो उसके अनुसार उसका जो विकास होगा, वहीं जो अमीर का बच्चा होगा या हाई फाई सोसाइटी से जो बिलोंग करता है, उसका क्या होगा? उस बच्चे को पूरा पोषण मिलेगा, पोषण युक्त भोजन मिलेगा, अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छी विद्यालयों में शिक्षा मिलेगी, ठीक है, उसका आसपास का परिवेश भी उन्नत होगा। तो इस प्रकार क्या होगा? उसका विकास उससे बहुत अच्छा होगा। तो वही कहा, यहाँ पे मनोवैज्ञानिकों ने कहा है कि जो विकास है मनुष्यों या बच्चों का, जो विकास है उसमें वो जो वातावरण है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब वंशानुक्रम के साथ साथ जो वातावरण है उसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो हम लोग विकास का जो 10 सिद्धांत था उस सब पे आज हम लोगों ने चर्चा कर लिया, और आशा करते हैं आप सभी लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा क्लास और समझ में आया होगा। और आपसे अनुरोध करते हैं, अगर समझ में आया हो तो आप अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।